Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good. How are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am बेटा आज के सेशन में आप लोगों को पिछले सेशन में बड़े भाई साहब जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, उन्होंने अपने बचपन की अपने भाई के विषय में लिखा है। हम आपकी आवाज कट करा रही है। हाँ बेटा, आवाज आएगी, बारिश होने लगी है, इससे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो चलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे। आप लोगों को बुक दिखने लगी कि नहीं अभी? हम दिखने लगे बुक। दिखने लगी? हाँ चलिए Yes, बेटा, ma'am. याद है कहाँ तक आप पढ़े थे? Yes, ma'am. जोर से। चलिए जोर से पढ़ा जाए, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए बेटा, महक सबसे पहले आप रीड करेंगी। यस मैम। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने शरीक का मतलब शामिल होना। यस मैम। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी हसत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। तुमने तो भी अभी केवल एक दर्जा पास किया है,
और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधों के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में आधा घंटा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पीसना आएगा। सीना अलजबरा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी हो के ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम। कोडियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहरम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देते। बेटा। इसमें देखिए, इसमें और बड़े भाई साहब ने, स्टॉप हो जाइए बेटा। इसमें बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को समझाया है। जब छोटा भाई पास हो गया और बड़े भाई फेल हो गए, तो छोटा भाई और भी ज्यादा मस्ती करने लगा, खेलने कूदने लगा। उसको जो बड़े भाई साहब का थोड़ा डर था कि डांटेंगे, अब वह डर खत्म हो गया, क्योंकि बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। तो इसलिए वह अब उनकी कोई परवाह न करके हमेशा गुल्ली डंडा बच्चों के साथ खेलते थे। उस पर फिर से बड़े भाई साहब ने उन्हें समझाया कि एक बार फेल हो गए तो हर बार नहीं फेल हो सकते हैं, क्योंकि आगे के पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है कि आपका बहुत कठिन आने वाला है। क्योंकि इसमें अगर किसी एक के बारे में याद करोगे तो वहाँ हेनरी प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, इसका कार्यकाल क्या था, ये सारी चीज याद रखना बहुत कठिन है। इसलिए ध्यान दो पढ़ने में। तो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। यही जो है बड़े भाई होने के नाते उनके भाई साहब समझा रहे हैं। चलिए अभियल बेटा, आप आगे पढ़िए। और ज्योमेट्री तो बस खुद की पनाह बाकी पनाह पढ़ा खुद की पनाह आ बा जा की जगह आ जा व लिख दिया और सारे नंबर कट गए। इन नदियों मुमताहिनों मुमतहिनों से मुमतहिनों मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अब आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए जो छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों परीक्षाओं को क्या को क्या परवाह परीक्षकों को क्या परवाह, हुआ तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसे रसायन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो तो आधार लंबा से दुगना आधार होगा। लंब से दुगना होगा। पूछिए। यहाँ ज्योमेट्री की चीजें समझाई गई है।
पढ़ाने के बाद समझाने के बहाने आपको कुछ उसके मुश्किल बताए गए हैं, किस तरह से ज्योमेट्री में बच्चे गलतियां करते हैं। आप आ जा रेखा आ से को बा से मिलाओ, बा को ड से मिलाओ, लेकिन अभी आ की जगह बात लिखिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वही चीज यहाँ बताई गई है। चलिए आगे। पूछिए इससे परियोजना दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 कोनों जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे जो बात एक वाक्य में नहीं ना जा सके, उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत। मैं तो इसी हिमाकत समझता हूँ, या तो समय की काफियत नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल के आकार के, या छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम न हो। ठीक संक्षेप 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़े और धीरे धीरे भी है। उल्टी बात या नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकते हैं, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दवा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो वो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने, पर यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने। चलिए बेटा स्टॉप हो जाइए। फेल हो जाने पर क्या होगा, यानी ये सब सारी चीजें बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। इसी के बहाने जो प्रॉब्लम होती है ज्योमेट्री पढ़ने में या फिर निबंध पढ़ने में या फिर और भी चीजों को पढ़ने में, उस सबको भी बताया गया है किस प्रकार से जो है बच्चों को जो है यहाँ पे दिक्कत आती है ना। वही समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर यस मैम। अभी से ध्यान नहीं दोगे तो तुम आगे जाके तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा।
प्रिया बेटा, प्रिया यस मैम, आपको यस मैम, दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? चलिए यस मैम। पढ़िए। तो फेल हो जाना पर तो शायद पढ़ ही लिया जाए। भाई साहब ने अपने दर्ज से पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने पूछा, मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। यह इतने तिरस्कार है, लेकिन तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। अरुचि जो तो बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत काम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्द में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर शालीना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा। दीपिका यस मैम, यस मैम। आप पढ़िए। फिर साला इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब की प्रणतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। और मैं भी नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मैंने मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वह किसी आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल में बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अपिया लगता है अवश्य, मगर वह या शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। चलिए बेटा, अरुण अब की भाई साहब बहुत कुछ नम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद
समझने लगे थे कि मैंने डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रह गया या रहा तो बहुत कम। मैंने क्षमता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोए उठाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी में ही होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकोए उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरे नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकोए लुढ़कने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन का आकाशगामी पथिक और की ओर। मैं मंद गीत पे झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकालकर विरक्त मन से मैम विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हो जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटरकारें हैं, न ड्रम, न गाड़ियां। साहस भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार में लौट रहे थे, उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इस बाजारी लोड़ों के साथ घेले और के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था। चलिए बेटा, अब आप स्टॉप होंगी। देखते हैं शुभांश शायद डिस्कनेक्ट होगी। चलिए आप ही पूरा कीजिए जिसका शुभांश और उनका पता नहीं है। महक आप पढ़िए। महक देखिए बेटा, इस पाठ में समझाया तो बहुत कुछ गया है। बताएं, बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को बहुत कुछ समझाया है। समय के अनुसार किस प्रकार से व्यक्ति को जो है अपने आप में बदलाव लाना पड़ता है, अपनी पोजीशन का ध्यान देना पड़ता है ना। तो सारी चीजें आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप भी छोटे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो भाई साहब के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है,
तो आप लोग इसको अपने लिए समझने की कोशिश करें। और इसमें जो है Yes, ma'am. बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, ध्यान देते रहिएगा। इसमें बता भी रहे हैं उसमें हम कुछ चीजों को। आगे पढ़िए। 8वां दर्जे पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही लड़कियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी जो बाजार में रहने वाले लड़के थे, जो पढ़ते लिखते नहीं थे, और ये तो हाटम में रहकर पढ़ने गए थे ना, तो उन लोगों के साथ दौड़ते थे। कनकौआ मतलब क्या होता है? जो आप लोग पतंग उड़ाते हैं, है ना? उसी पे भाई Yes, ma'am. सारे बच्चों के साथ दौड़ रहे हो। तुम्हें अपने पोजीशन का ध्यान नहीं, तुम यहाँ पढ़ने आए हो। तुम ऊंची कक्षा में नहीं, कक्षा 8 तक पहुंच गए हो, क्योंकि भाई साहब 9वीं कक्षा में थे, वो 8 पहुंच गए हो। इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझमें और जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MAD फिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें कर सकते, पढ़ने से नहीं। समझ हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी की कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम जो इतना भी नहीं जानते
कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उससे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं। लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेटा नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे तम में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकोई उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोया हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। देखिए कितने अच्छे तरीके से भाई साहब ने अपने छोटे भाई को समझाया है। यानी बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है। दोनों भाई भले ही वो फेल हो रहे थे, वो पास हो रहा था, लेकिन फिर भी जो उनका फासला था 5 साल छोटा बड़ा होने का, उस फासला को कोई नहीं टाल सकता। यहाँ बेटा ये भी दिखाया गया है कि जो घर के पेरेंट्स हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको, क्योंकि उन्होंने अपना जो उनका उम्र है, उनका जो तजुर्बा है, उनको वो हम लोग भले ही कितना पढ़ लिख ले, लेकिन हम लोगों से ज्यादा ही रहेगा, है ना। तो इस चीज को भी भाई साहब ने अपने छोटे भाई को समझाया है। तो आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। तो बेटा समय भी समाप्त हो गया है। एक काम आप सब लोग करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो आप उन शब्दों को ढूंढेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। जिन चीजों का अर्थ नहीं समझ में आया होगा उसको आप हमसे डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। और उसके बाद प्रश्नों पर चर्चा होगी अगले सेशन में। आज का वर्क यही है कि अपने पाठ में आएंगे, उर्दू शब्दों को ढूंढकर उनके अर्थ लिखें, ठीक है। यस मैम।
चलिए बेटा सेशन इन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। 2 ही लोग मैम बच्चे गुड बाय। हो गए, उनको कोई वर्क नहीं करना है। चलो पहले